गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज, हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 12th इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। गाइज, इसके पहले हमने क्लास 12th इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। आइए गाइज, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में पहले मेरे को पढ़ना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए गाइज, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यानी कह रहा है ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का, ठीक है, जो समय होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर। यानी कह रहा है अभी हमें एक डायग्राम दिया गया है आगे, जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन के बारे में दिया गया है। अभी हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रा फ्रॉम व्हिच कुड बी फाइंड आउट देयर ऑफ लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कह रहा है हमें आगे कुछ नाम, हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं जिनके लाइफ स्पेन के बारे में हमको लिखना है, तो अभी हम वहाँ पे देखेंगे। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द फिगर नंबर 1.1 में हमारा दिया गया है। बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीग्वाइनिंग टू नोट दैट इट मे बी ए शॉर्ट एंड फ्यू डेज और ए लॉन्ग और ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स। यानी कह रहा है आपको ये जानकर बहुत रोचक लगेगा कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म की एक दिन की भी हो सकती है, ठीक है, कुछ महीने की भी हो सकती है और कुछ सालों की भी हो सकती है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, बनी रहती है। ओके, आगे देखते हैं। यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। कह रहा है आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि लाइफ स्पेन जो था ऑर्गेनिज्म का, वह उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पैरट की जो साइज होती है वह छोटी होती है तो उसकी लाइफ स्पेन कम होगी, और एलिफेंट की साइज बड़ी होती है तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ स्पेन जो होता है वह उनके साइज से रिलेटेड नहीं होता है। ओके, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पेन सो ए वाइड डिफरेंस। यानी कह रहा है कि एक जो तोता होता है और जो एक कौवा होता है उनकी जो साइज होती है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बट उनके लाइफ स्पेन में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। क्योंकि जो एक पैरट की लाइफ स्पेन होती है वह 140 साल होती है, और जबकि एक क्रो यानी जो एक कौवे की जो एज होती है वह 15 ईयर्स ही होती है। यानी कि 15 ईयर्स ही उनकी लाइफ स्पेन होती है। तो यानी कि इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट इनकी लाइफ स्पेन में काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है। यानी कह रहा है कि लाइफ स्पेन को हम उनकी साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। Similarly, a mango tree has a much shorter life span as compared to a पीपल ट्री। यानी कह रहा ऐसे ही हमारा एक तुलना हम मैंगो ट्री और पीपल के पेड़ में कर रहे हैं कि जो मैंगो का ट्री होता है उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ए पीपल पेड़ की तुलना में। मतलब ये कि जो एक मैंगो का पेड़ होता है उनकी लाइफ स्पेन नियर अबाउट 500 साल यानी 500 ईयर्स होती है। जबकि अगर हम बात करें कि जो पीपल का पेड़ होता है उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 200 से लेकर हमारे 1500 ईयर्स तक होती है। फिर यहाँ पे कह रहा है आगे, वाट एवर विद द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। यानी कह रहा है कि लाइफ स्पेन कोई भी ऑर्गेनिज्म की कुछ भी हो लेकिन उनकी मृत्यु सुनिश्चित होती है, मतलब उनको मरना तय होता है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, यानी कह रहा है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर है एक्सेप्ट
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ नहीं होती है? बिकॉज क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो सेल डिवाइड करते हैं और उनसे क्या होता है, नए प्रोजेनी का निर्माण होता है। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वेस्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर? यानी कह रहा है कि यह आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्यचकित नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल्स की जो बहुत सारी स्पीसीज हैं वो थाउजेंड ऑफ ईयर से हमारी क्या है, अर्थ पे है। देयर इज मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। यानी कह रहा है जो प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीसीज है हमारे अर्थ पे बनी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस उनके अंदर ज़रूर होता होगा जिससे उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो हमारे अर्थ में बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि वो जो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है वो ड्यू टू द रिप्रोडक्शन की वजह से बनी हुई है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। यानी कह रहा है हम उससे इसको सुनिश्चित करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन की वजह से ये क्या रहा है कि हमारे जो प्लांट और जो एनिमल्स की जो मतलब जो स्पीसीज हैं वो हमारे थाउजेंड ऑफ ईयर से हमारे अर्थ पे पाए जा रहे हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन की वजह से। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा पूछा है कि एलिफेंट की लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है हमारी 67 टू 70 ईयर्स होती है। यानी कह रहा 67 टू 70 ईयर्स हमारी होती है। 67 से 70 तक हमारी लाइफ स्पेन होती है। उसके बाद हम बात करें अगर रोज़ की कितनी होती है तो 5 से 7 ईयर्स तक होती है। अगर हम डॉग की बात करें तो 20 से 30 ईयर्स होती है। बटरफ्लाई की हम बात करें तो 1 से 2 वीक होती है। क्रो की बात करें तो 15 ईयर्स होती है। बनाना ट्री की बात करें तो 25 ईयर्स होती है। काऊ की बात करें तो 20 से 25 ईयर्स होती है। पैरट की बात करें तो 140 ईयर्स होती है। वहीं अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 ईयर्स होती है। हॉर्स की बात करें तो 50 ईयर्स होती है। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 2 वीक्स होती है। राइस प्लांट की बात करें तो 3 से 4 मंथ होती है। टॉर्टोइज की बात करें तो 100 से 150 ईयर्स तक होती है। और बनाना ट्री की अगर बात करें तो हमारी वो 300 टू 500 ईयर्स तक होती है। आइए आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक जीव वैज्ञानिक पराक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जीव वैज्ञानिक प्रोसेस है ये, यानी बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है। इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहा है इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जीव क्या करता है, गिव राइज टू यंग वंस, यानी कह रहा है कि वह अपने ही जैसे एक छोटे से संतान को जन्म देता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड टर्न टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कह रहा है जो संतान होता है वो ग्रोथ करता है, बड़ा होता है और फिर अपने ही जैसे, ठीक है, अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, यानी कह रहा है ये साइकिल हमारा चलता रहता है। पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है एंड फिर डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। यानी द इनेबल्स द रिप्रोडक्शन इनेबल ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी कह रहा है कि आप चैप्टर 5 में इन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है और कैसे हमारे कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। There is a large diversity in the biological world, and each organism has involved its own mechanism to multiply and produce offspring. जीव विज्ञान के संसार में, ठीक है, जीव विज्ञान के संसार में व्यापक डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी कह रहा बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड है वहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है तथा एवरी ऑर्गेनिज्म अपने को मल्टीप्लाई यानी कह रहा बहुगुणित, यानी कह रहा अपनी संख्या में ग्रोथ करके तथा प्रोजनी उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि का विकसित करता है। ठीक है, यानी कह रहा द लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व्ड इन ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कह रहा है कि हमारे जो वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे
डिफरेंट यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन्वॉल्व्ड इट्स ऑन मैकेनिज्म, अपनी विधि मतलब अपनी विधि के द्वारा ही ये मतलब क्या करता है, अपनी संख्या को ग्रोथ करता है और अपनी विधि द्वारा क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी, द ऑर्गेनिज्म हैबिट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, यानी कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिट में रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, एंड सेवरल अदर फैक्टर जो हमारे होते हैं वो डिपेंड करता है कि वह कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उनके हैबिट पे डिपेंड करता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है और हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वह कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेवरल अदर फैक्टरों पे लिखा गया है। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज टू टाइप, यानी कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में एक या फिर टू, ठीक है, कह रहा है कि एक या फिर टू पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कह रहा है हमारा एक ऑर्गेनिज्म मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इस बेस पे हमारा रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। When the offspring is produced by single parent with or without the involvement of the gamete formation, it is called asexual reproduction, यानी कह रहा है कि जब हमारे ऑस्प्रिंग के बनने में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जो हमारे ऑस्प्रिंग यानी संतान के प्रोजनी के बनने में हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, चाहे गैमिट बने और चाहे गैमिट ना बने, यानी कह रहा है विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमिट फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हमारे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो इन अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन दिस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व विद द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट, यानी कह रहा है आल्सो इन्वॉल्व, यानी कह रहा है इसमें क्या होता है, गैमिट का फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है क्योंकि उनमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन अपोजिट सेक्स के होते हैं, और इनमें क्या होता है, सबसे जो की पॉइंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, हमारा गैमिट का फ्यूजन होता है। जबकि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। In this method, a single individual यानी parent is capable of producing of offspring, यानी कह रहा है कि asexual reproduction में, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह एक नए संतान को जन्म दे सके। द ऑस्प्रिंग यानी कह रहा है जो संतान बनता है आर नॉट ओनली द आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, यानी कह रहा है कि जो प्रोजनी बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वह केवल आपस में मतलब एक दूसरे समानता नहीं रखता, बल्कि वह अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एकदम समान होता है, ठीक है। नॉट ओनली आइडेंटिकल टू द अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कह रहे हैं आपस में जो जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे भाई बहन आपस में मतलब क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएशन होता है। तो उनमें क्या होता है कि उनमें समानता होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है बिल्कुल एक ही जैसे, मतलब उनमें मतलब हम अलग नहीं कर सकते बिल्कुल, उनमें मतलब अलग जैसे नहीं कर सकते कि ये मतलब अलग अलग से हम लोग भाई बहन, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है बिल्कुल जो ऑस्प्रिंग बनते हैं, जो हमारे प्रोजी बनते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं। मतलब कि क्या होता है वो जैसे वो होते हैं एक जैसे होता है उसे दूसरा ही बिल्कुल सेम कॉपी होता है उनका, ठीक है। और आपस में तो प्रोजी सिमिलरिटी रखते ही हैं, उसके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के भी बिल्कुल कॉपी होते हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं। not only identical to the another but also exact copy of their parent, are these offspring likely to be genetically and identical or different, यानी कह रहा है are these offspring likely to be genetically identical or different, यानी कह रहा है जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट होते हैं, आप कैसे बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म हमारे जेनेटिकली भी दूसरे सिमिलर होते हैं। तो द टर्म ऑफ क्लोन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। द मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोन शब्द का यूज कर सकते हैं। यानी कह रहा है क्लोन शब्द का जो यूज होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हमारे वो जेनेटिकली भी सेम होते हैं और मार्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं। द क्लोन इज डिस्क्राइब टू द मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं। तो आप बताओगे क्लोन शब्द किसके लिए यूज होता है, तो आप कहोगे क्लोन शब्द जो हमारा होता है वो हमारा यूज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लोन शब्द हमारा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। क्लोन शब्द किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लोन शब्द मतलब क्या होता है, जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर इंडिविजुअल हो, हम उनके लिए यूज करते हैं।
let us how widespread of asexual reproduction is among different group of organism। आइए जीवों के डिफरेंट ग्रुप के बीच पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम मतलब क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं। आइए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन अमॉन्ग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, लाइक अमीबा जो हमारे होते हैं उनमें कॉमन होता है, पैरामीशियम में हमारा कॉमन होता है, एंड द प्लांट एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह रहा है उसके साथ साथ हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, यानी कह रहा है कि अमीबा और प्रोटिस्टा में क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है और टू और नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, ठीक है, नए 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 प्रोजनी को जन्म देता है। जैसे यहाँ पे हमारा दिखाया गया है, यहाँ पे इसे हमारा दिखाया गया है इसके बारे में, अमीबा यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे कैसे, और फिर यहाँ पे हमारा ईस्ट के बारे में भी दिखाया गया है, ठीक है। यानी बाइनरी फ्यूजन होता है हमारा अमीबा के अंदर, कैसा होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है, और ईस्ट के अंदर क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब क्या होता है जब डिवाइड करते हैं तो उनमें अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब कि जैसे दो पार्ट में मान लो अगर हम एक बॉल को काट रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को अगर हम काट रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट में बॉल को हम नहीं काट पा रहे हैं, ठीक है, बॉल अगर हम इक्वल पार्ट में नहीं काट पा रहे हैं उनमें से एक बड़ा हो जा रहा है और एक छोटा हो जा रहा है, ठीक है। मान लो अगर हम एक बॉल लेते हैं अपने हाथ में और उसको काटते हैं तो क्या हो रहा है कि उनमें अनइक्वल डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है, अनइक्वल, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। तो आइए हम आगे समझते हैं। इन यहाँ पे लिखा था कि गिव राइट टू द न्यू इंडिविजुअल दस दीज ऑर्गेनियम इज द सेल डिवीजन इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कह रहा ऐसे ऑर्गेनियम में सेल डिवीजन क्या होता है, एक तरीका होता है किसका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनियम में क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है एक तरीका होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनियम रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन, यानी करें बहुत सारे हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनियम ऐसे होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हेवल्स एंड इज रैपिडली ग्रो इन एडल्ट, यानी कह रहा अमीबा एंड पैरामीशियम, यानी कह रहा बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बाइनरी फ्यूजन होता है, जिनमें क्या होता है जो सेल होता है वो डिवाइड करता है दो हाफ पार्ट में, ठीक है, और उन दोनों हाफ पार्ट्स क्या होते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जल्दी से, और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है हमारा वो अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट remain attached inversely to the parent cell which eventually get separate and mature into new ईस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है और स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जो इनर्सली क्या होता है हमारा अटैच होता है हमारा, ठीक है, हमारे पेरेंट सेल से, उसके बाद क्या होता है उनसे सेपरेट हो जाता है और और फिर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, यानी कह रहा है नए ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी ईस्ट में क्या होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता था हमारा जो सेल होता है वो डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ पार्ट्स में, वो डिवाइड कर जाता है और फिर वो ग्रोथ करके करता है नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। लेकिन ईस्ट में क्या होता है जो ये डिवीजन होता है वह अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब कि बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता है। जो इनर्सली क्या होता है हमारे पेरेंट सेल से अटैच होता है और जब इवेंचुअली जब जब वो क्या होता है मैच्योर हो जाता है, क्या होता है हमारे पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। द मेंबर ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट such as the algae reproduce through the special asexual reproductive structure. The most common these structure are called zoospores that usually are microscopic and motile structure, यानी कह रहा है कि मेंबर हम बात करें चाहे वो किंगडम फंगी की हो या सिंपल प्लांट की हो, हम बात करें तो हमारे कितने तरह के हमारे किंगडम पाए जाते हैं हमारे, तो एक होता है हमारा मोनेरा होता है, ठीक है, एक होता है हमारा प्रोटिस्टा, एक होता है फंगी और एक होता है प्लांटी और एक होता है एनिमिलिया। तो उसी में क्या होता है हमारा, तो कह रहा है द मेंबर ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स द एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हमारे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑफ द दीज स्ट्रक्चर, यानी कह रहा है इनमें जो ए सोशल रिप्रोडक्शन में जो सबसे जो कॉमन मिलने वाला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है जूस्पोर्स, जो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है, जूस्पोर्स बहुत छोटा होता है, यूजुअली
माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ऑन अदर एक्सेसुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनाइडिया, जिसे हम लोग पेनिसिलियम कहते हैं। बर्ड्स मतलब हाइड्रा हो गया, एंड जेमुल्स मतलब स्पंज के अंदर हमारा ये पाया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जो स्पोर्स होता है वो बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और मोटाइल होता है, ठीक है। ऑन अदर एक्सोसल रिप्रोडक्टिव स्टेज जैसे कोनाइडिया हमारा होता है पेनिसिलियम के अंदर मिलता है, ठीक है, और बर्ड्स जो हमारा होता है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स हाइड्रा के अंदर भी पाया जाता है और बर्ड्स ईस्ट के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। और जेमुल्स जो होता है हमारे अंदर मिलता है, हमारा स्पंज के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो लिखा है जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास लिखा है, ये हमारे जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास है। उसके बाद जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास हमारा ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोनाइडिया ऑफ पेनिसिलियम है हमारा, ठीक है, कोनाइडिया ऑफ पेनिसिलियम है। बर्ड्स इन हाइड्रा हमारा, और जेमुल्स इन क्या हमारा ये स्पंज है, ठीक है, जेमुल्स इन स्पंज हमारा हो गया। इतनी यहाँ पे लिखी हुई है कहानी। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th। व्हाट डू यू थिंक, यानी कह रहा है कि आपने क्लास 11th में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है वाइल इन द एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म ऑफ ए सेक्सुअल इज यूज अनअवेगली एबोंगली इन द प्लांट द टर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज, यानी कह रहा है कि हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए भी हम लोग एनिमल्स के लिए भी हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो कह रहा है फ्रिक्वेंटली यूज इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कह रहा है प्लांट में हमारे कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है, जैसे रनर हो गया, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब हो गया, और कैपेबल ऑफ गिव राइज द न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कह रहा है कि इनके अंदर क्षमता होती है नए प्रोजनी को जन्म करने की। किसके अंदर? जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, जैसे कि रनर हो गया, सकर, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, और कैपेबल, इनके अंदर क्षमता होती है प्रोजनी को डेवलपमेंट करने की, यानी कह रहा है पैदा करने की। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यानी कह रहा है इस स्ट्रक्चर जो होता है इनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। Obviously, since the formation of these structure does not involve the two parents, the process involved is asexual, यानी कह रहा सही, ये बात सही है कि इनमें भी हमारे टू पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आई ऑफ पोटैटो होता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें राइजोम ऑफ जिंजर हो गया ये, ठीक है, राइजोम ऑफ जिंजर, एंड बुलबिल ऑफ एगवी, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ठीक है, एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इतना यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव हेard अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। कह रहा है कि आप अवश्य ही वाटर की महाविपत्ति, यानी कह जलाशय की महाविपत्ति, या फिर आपने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में जरूर सुना होगा। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ, या कुछ और नहीं बल्कि यह एक जलीय प्लांट वाटर हाइसिंथ है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड्स, यानी कह रहा है या ये मोस्ट इन्वेसिव बीड्स ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। मतलब कह रहा है कि यह कुछ नहीं बल्कि एक एक्वेटिक वाटर प्लांट, जिसका नाम है यह एक एक्वेटिक वाटर हाइसिंथ है, जो कि एक स्टैंडिंग, यानी कह रहा है एक जो ठहरा हुआ पानी होता है उनमें बहुत तेज ये ग्रोथ करते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये ऑक्सीजन को वाटर से निकाल लेते हैं, विच लीड टू द डेथ ऑफ द फिश, जिससे क्या होती है जो मछलियाँ होती है पानी में वो मर जाती हैं, क्योंकि मछलियों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये क्या करती हैं, हमारी जो वाटर हाइसिंथ होता है ये स्टैंडिंग वाटर में बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, और जिससे क्या होता है ये ऑक्सीजन को उस वाटर से खींच लेता है, जिससे फिश क्या होती है जो मर जाती हैं। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, यानी कह रहा है कि ये जो प्लांट है इनको इंडिया में इसलिए लाया गया था बिकॉज द ब्यूटीफुल ऑफ फ्लावर्स, इनके अच्छे मतलब इनके सुंदर फूल
और शेप अच्छे मैंने कहा अच्छे शेप ऑफ लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं, इनकी वजह से इनको इंडिया में लाया गया था। सिंस इट कैन प्रोपेगेट विजिटेटिवली यानी करा ये प्रोपेगेट करते हैं यानी करा ये बढ़ते के सूत्र में विजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं एंड इन फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत कम टाइम में, ठीक है, पूरे मतलब जहाँ पे अगर तालाब में रहेंगे बहुत कम टाइम में ये पूरे तालाब में फैल जाते हैं। ये कहाँ पे ग्रोथ करते हैं? स्टैंडिंग वाटर में, ठीक है, ठहरे हुए जैसे पानी अगर बहता रहेगा तो उसमें ग्रोथ नहीं करते हैं। ये तालाब में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी क्या होता है इकट्ठा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत कम समय में, यानी जितना तेज़ हम इनको निकालते हैं उससे कई गुना तेज़ में ये हमारे तालाब में ग्रोथ कर जाते हैं। और तालाब में ग्रोथ करने के बाद क्या करते हैं हमारे ये ऑक्सीजन को उसमें से खींच लेते हैं, जिससे हमारे क्या होता है फिशेस की डेथ हो जाती है। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट द फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। यानी कह रहा है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम, मतलब इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन काम होता है। आर यू आवर हाउ द प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड। करा क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहलिया जैसे प्लांटों की खेती किस प्रकार की जाती है? Have you seen small plant emerging from the buds and called eye of potato, tuber from rhizome of banana and ginger? कह रहा है कह रहा है कि क्या आपने कभी आलू के ऊपर से बड्स को निकलते हुए देखा है? फ्रॉम द राइजोम यानी कह रहा है राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। या फिर आपने कभी कभी अदरक या फिर केले के उससे मतलब प्रकंद से नन्हा सा यानी कह रहा है नोट से मतलब उनके जिसको बोलते हैं हम लोग जिंजर से, मतलब कभी हमारे एक मतलब बनाना को मतलब प्लांट को नहीं निकलते हुए देखा है? व्हेन यू हैव केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट लिस्ट अबव। यानी कह रहा आप एक प्लांट की लिस्ट बनाओ और उनमें बताओ कि कौन से प्लांटलेट्स की उत्पत्ति किन किन स्थानों से निर्धारण का मतलब किन स्थानों से निकलती हैं, आप उनके बारे में एक लिस्ट बनाओ। यू विल बी नोटिस दैट दे आर इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। यानी कि नोट्स क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड स्टेम पे पाए प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट। यानी कह रहा है ये मॉडिफाइड स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। व्हेन द नोट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम्प, यानी कि जब हमारे नोट्स हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं हमारे किनके, डैम्प सॉइल और वाटर। डैम्प सॉइल का मतलब होता है नमी युक्त सॉइल या फिर वाटर में, ठीक है, पानी कॉन्टेक्ट इन प्रोड्यूस द रूट एंड न्यू प्लांट। सिमिलरली एडवेंटाइटिस बर्ड्स अराइव फ्रॉम द नॉचेज प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीव्स एंड ब्रायोफाइलम में पाया जाता है हमारा, ठीक है। दिस एबिलिटी इज फुल एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डन्स एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट। मतलब माली लोग तथा किसान प्लांट के इस प्रॉपर्टी का समर्थ का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे प्लांटों का बड़े पैमाने पर क्या करते हैं हमारे कल्चर करते हैं, ठीक है। जो माली लोग होते हैं ये चीज़ जानते हैं और इसका मतलब वो बड़े पैमाने पर क्या होते हैं लाभ उठाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization। यानी कह रहा है ध्यान देने योग्य यह एक रोचक बात है, ठीक है, ध्यान देने योग्य यह रोचक बात है कि जो मतलब रिलेटिवली अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कॉमन मेथड होता है हमारा क्या रिप्रोडक्शन करने का। जैसे हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, एंड दे आर शिफ्ट टू द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द दैट बिफोर द वन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। यानी कह रहा हमारे ये कॉमनली हमारे कौन से रिप्रोडक्शन करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमारे एडवर्स कंडीशन में यानी कह रहा जब इनको पे संकट की घड़ी आती है, मतलब कि ये जब इन्वायरमेंट इनके मतलब क्या होता है अनुकूल नहीं होता, जब फेरेबल में नहीं होता है अनफेरेबल होता है, तो ये क्या करती है हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे क्या करती है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल हाउ फाइंड आउट द हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेरेबल कंडीशन। यानी कह रहा है कि आप ये बताओ कि कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको अनफेरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है। तो आपको पता है
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोई वेरिएशन कॉज नहीं करता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा वेरिएशन कॉज करता है। जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी होती है, यानी जो वेरिएशन होता है हमारा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू आता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती। यानी कि रेजिस्टेंस जो भी मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही मिलता है। वाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, कैसे फेवर्ड होता है हमने बताया आपको। एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एक्सेप्टेड विद द हायर प्लांट, यानी कराए तुम्हारे हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके साथ साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा पाया जाता है। ऑन अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी करा अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में हमारा पाया जाता है, ठीक है। ऑन ओनली द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल्स में हमारा क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मोस्ट ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। आगे हमारा दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बेस हो। बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।